आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं और इसके साथ साथ भारतीय संदर्भ में प्राकृतिक भंडार, जनजातीय आबादी और उनका अधिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत को बचाने के लिए ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ ओडीएस के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये जो है इसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया और 1 जनवरी 1989 से ये लागू हुआ। इस संधि में पिछले कुछ वर्षों में कई संशोधन हुए हैं, कई समायोजन हुए हैं ताकि उनके प्रावधानों को मजबूत किया जा सके और उभरती चिंताओं को दूर किया जा सके। ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने से संबंधित ये क्या है, आपका प्रोटोकॉल है और इसके माध्यम से जो ओडीएस है, जो पदार्थ निकलता है ओजोन परत को नुकसान करने के लिए, इसको कम करने के लिए यह जो है बैठक हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, हैलेन, हैलोन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ये पदार्थ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाते हैं। तो ये हमको पता चल गया ये किस लिए ये समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। 1989 को लागू हुआ, 1987 को इसको अपनाया गया। आगे आता है क्या क्या प्रावधान इसमें किया गया था। तो नियंत्रित पदार्थ हमको क्या करना है, प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की एक कार्यक्रम स्थापित करता है, जिसमें प्रत्येक पदार्थ के लिए विशिष्ट लक्ष्य और समय सारणी की गई है। और क्या था, औद्योगिकी हस्तांतरण। यह विकासशील देशों को ओजोन क्षयकारी पदार्थों से दूर जाने में सहायता करने के लिए ओजोन अनुकूलन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देता है। मतलब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मतलब ये है कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश में ऐसे जो पदार्थ हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे पदार्थों को क्या करना है, कम करना है, उत्पादन कम करना है। वित्तीय सहायता। प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष के माध्यम से विकासशील देशों को उनके अनुपालन प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। तो ऐसा करने के लिए क्या किया गया है, वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। आगे आता है निगरानी और अनुपालन। अब क्या करना है, जो नियम बना है उसका अनुपालन करना है। यह नियंत्रित पदार्थों के उत्पादन और खपत की निगरानी करने और संधि के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह तंत्र स्थापित करता है। मतलब एक प्रकार का ये जो है पर्यावरण, मतलब एक सोच बनाता है और एक उसको पालन करने का एक निश्चितता प्रदान करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को व्यापक रूप से इतिहास के सबसे सफल पर्यावरण समझौते में से एक माना जाता है। इसकी वजह से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को उत्पादन और खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। सही में इसमें कमी आई है। इसने ओजोन परत की क्रमिक बहाली में योगदान दिया है और पराबैंगनी विकिरणों के बढ़ते जोखिम के कारण होने वाले त्वचा कैंसर और स्वास्थ्य समस्याओं के लाखों मामलों को रोका है। तो लाखों मामलों को इन्होंने क्या किया है, रोका है। बहुत सारी समस्या में इसमें समाधान आया है। आगे आता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करके जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है। मतलब जलवायु परिवर्तन को ठीक करना और ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए कमी करना। अब इसका जो नियम है, इसका जो बैठक है कब हुआ था, 11 दिसंबर 1997 को यह लाया गया था और 16 फरवरी 2005 को यह लागू किया गया। प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कंजर्वेशन के तहत स्थापित सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, जिसे 1992 में अपनाया गया। मतलब ये जो बैठक है 1997 में हुआ था और 16 फरवरी 2005 को यह लागू हुआ था। और ये जो है 1992 में जो UNFCCC के तहत जो स्थापित किया गया था फ्रेमवर्क, उसी के अनुसार इसको अपनाया गया है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997 में हुआ। लागू कब हुआ, 2005 में हुआ। क्यों लागू किया गया, ग्रीन हाउस जो गैस है उसको उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन को ठीक ठाक करना। क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जैसे
जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जो मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए यह जो प्रोटोकॉल है विकसित देशों के लिए अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को निर्दिष्ट स्तरों से कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी और लक्ष्य निर्धारित करता है। एक टारगेट निर्धारित करता है कि इतना हमको क्या करना है, कम करना है। क्योटो जो प्रोटोकॉल हुआ था उसका प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? उत्सर्जन न्यूनीकरण और लक्ष्य, मतलब उत्सर्जन जो गैस है उस गैस को क्या करना है, कम करना है। जैसे कि मीथेन का और आपका सी जो इससे पहले देखे थे CO2 का, N2O का, इसका जो उत्पादन है उसको कम करना है। उत्सर्जन न्यूनीकरण का लक्ष्य प्रोटोकॉल 2008 से 2012 तक की प्रतिबद्धता अवधि के लिए विकसित देशों जिन्हें अनुबंध इनको क्या क्या अनुबंध किया गया था, पक्ष कहा जाता है, के लिए उत्सर्जन न्यूनीकरण पर लक्ष्य निर्धारित करता है। मतलब ये इनका उत्पादन कम करना इनका लक्ष्य है। इन लक्ष्यों के आधार पर वर्ष आमतौर पर 1990 से नीचे उत्सर्जन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब थोड़ा कम हुआ है लेकिन एकदम ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ है। लचीला तंत्र होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक। लचीला का मतलब ये है जैसे अभी हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो ऊर्जा का उपयोग इतना करो जितना हमको उपयोग हो, ठीक इसी प्रकार से लचीला है। यह अनुबंध पक्षों को, दोनों पक्षों को, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा को उनके उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को अधिक लागत प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करने के लिए 3 लचीले तंत्र प्रस्तुत करता है। एक उत्सर्जन व्यापार, संयुक्त कार्यान्वयन और स्वच्छ विकास तंत्र। यदि अगर किसी विद्यार्थी को इसका भाषा समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये समझ जाना कि जो गैस का जो उत्पादन होता है उसको कम करना, और ये प्रोटोकॉल जो जो जिस जिस टाइम में हुआ था उसको बता देना है कि ऐसा ऐसा करने के लिए बैठक हुआ था। लचीला तंत्र मतलब यह जो अनुबंध हुआ था, जिस जहाँ जहाँ अनुबंध हुआ था, जिस जिस देश को कहा गया था कि आपको कम करना है, वो क्या करें, वो 3 प्रकार के इसमें क्या बनाए, नियम बनाए। उत्सर्जन व्यापार करना, संयुक्त कार्यान्वयन करना, स्वच्छ विकास तंत्र का निर्माण करना। आ गया था अनुपालन तंत्र, उसको फॉलो भी करना है। अब फॉलो कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल अनुबंध पक्षों द्वारा उनके उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों के अनुपात की निगरानी, रिपोर्ट और सत्यापन के लिए प्रक्रियाएं तंत्र स्थापित करता है। मतलब सब चीज़ जब नियम बनाओगे तो उसको पालन भी तो करना है, तो ये पालन करने का है। ये आ गया था अनुकूलन और शमन की बात करें तो यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूलन और शमन दोनों उपायों के लिए महत्व पर जोर देता है। मतलब अनुकूलन करना मतलब उसको अपनाना है, उसको अनुकूलित करते हुए अपनाना है, और जो गैस निकल रहा है उसको कम करना है। ये क्या करना है, इस पर काम करना है। वित्तीय तंत्र की बात करें तो प्रोटोकॉल में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल अनुकूल कोष के माध्यम से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। ठीक है, विकसित देश हैं, वो विकसित देश क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे उत्पादन, और उसके साथ साथ जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश जैसे भारत जैसे देश है, पाकिस्तान जैसा देश है, तो विकासशील देश जो मतलब विकसित अभी विकसित की ओर गतिशील है, तो ऐसे देश क्या करेंगे, इनके लिए वित्तीय तंत्र की स्थापना के लिए वित्तीय तंत्र की प्रावधान किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल को चुनौतियों का समाधान करना पड़ा जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी शामिल है, जो दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक में शामिल है। यदि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन उत्पादन करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, और विकासशील देशों की सीमित भागीदारी है। हालांकि इसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता और समझौतों के लिए आधार तैयार किया, जिसने पेरिस समझौता भी शामिल है, जिसे 2015 में अपनाया गया। तो ये क्या है, 2 प्रकार के समझौते हैं जो आपके कोर्स में हैं, एक हो गया मॉन्ट्रियल और एक हो जाता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसमें इन दोनों को सन याद रख लेना, सन के साथ साथ, और आपको किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया, किस उद्देश्य से यह बैठक हुआ, उसको भी आपको क्या कर लेना, पढ़ लेना है। आगे है जैविक विविधता पर कंजर्वेशन। अब यहाँ पर कंजर्वेशन मतलब जैव विविधता को क्या करना है, जैव विविधता को संरक्षित करना है। तो जैव विविधता, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षित करना। तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जैव विविधता पर कंजर्वेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसको CBD कहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग को बढ़ावा देना, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग में होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा करना। और इसका जो स्थापना हुआ था 22 मई 1992 को यह अपनाया गया, और 29 दिसंबर 1993 को यह लागू हुआ। ये जो CBD है, CBD का मतलब यही आपका
कॉन्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये तो इसमें जैव विविधता संरक्षण है, पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता संरक्षण पहला पॉइंट है। CBD का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन, संरक्षण उपायों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों सहित जैविक विविधता का संरक्षण करना, मतलब संरक्षित करना है जैव विविधता को। दूसरा पॉइंट आता है जैविक संसाधनों का सतत उपयोग करना। जैविक संसाधनों का सतत उपयोग मतलब कंट्रोल के अनुसार, मतलब ठीक ठाक ढंग से, लचीलेपन ढंग से उपयोग करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही करो। यह पारिस्थितिक तंत्र की लचीलापन और अखंडता को बनाए रखते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। जैविक संसाधनों का इतना उपयोग करो जितना आपको ज़रूरत है, कम से कम प्रयोग करो। आप कॉलेज जा रहे हो तो आप बाइक पे मत जाओ, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करो। इससे क्या होगा, आपका पैसा ही बचेगा और ऊर्जा भी बचेगा, मतलब पेट्रोल बचेगा या ईंधन बचेगा। लाभों का उचित या न्यायसंगत बंटवारा। जो लाभ होता है उस जो फेयर एंड इक्वेटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। CBD अपने आनुवंशिक संसाधनों पर देशों के संप्रभु अधिकारों को मान्यता देता है और इन संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्याय ढंग से बंटवारा करने की सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, विशेष रूप से स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के लिए। मतलब इसमें जो जैव विविधता जो नियम है, देखो कई देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, कई बहुत अभी विकसित हो रहे हैं, कई देश ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। तो हमको क्या करना है, जो पावरफुल देश है वो क्या करेगा, कि अपने ऊपर कानून कम लेगा। तो इसमें लाभों का जो उचित है न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, ये यहाँ पर बोल रहा है। आगे आता है CBD के प्रमुख प्रावधान। क्या क्या प्रावधान है? पहला है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ और कार्य योजनाएं। कार्य योजना बनाया गया, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य योजना रणनीति बनाई गई, कैसे क्या करना है, कंट्रोल करना है, जैव विविधता संरक्षण करना है। यह देशों को राष्ट्रीय स्तर और जैव विविधता संरक्षण के लिए सतत उपयोग को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ और कार्य योजनाओं को विकसित करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहुंच और लाभ साझाकरण। पहुंच मतलब आपको क्या करना है कि जो पहुंच और लाभ, CBD आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतों और तंत्रों की स्थापना करता है, जिससे पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और लाभ साझाकरण समझौता पर बातचीत शामिल है। मतलब इसका जो पहुंच है और इसका जो जो भी लाभ है उसका क्या करना, साझाकरण करना। संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, जब हम इस प्रकार के जब बात करते हैं कि जैव विविधता को संरक्षित करना है, जैव विविधता को ठीक करना है, तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं, अभ्यारण्य बनाते हैं। उसमें जंगलों को संरक्षित किया जाता है, लोग वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ पर जा नहीं सकते और लकड़ी नहीं काट सकते। ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे नियम कानून बनते हैं। जो संरक्षित क्षेत्र हैं यह जैव विविधता के संरक्षण और स्थलीय और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों सहित पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन को बढ़ावा देता है। साथ ही अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपयोग की भी उपाय भी ये करता है। मतलब संरक्षित क्षेत्र मतलब वही मैं आपको बताया कि जैसे राष्ट्रीय पार्क बनाते हैं, राष्ट्रीय वन बनाया जाता है, और उसके साथ साथ जैसे समुद्र का क्षेत्र है तो वहाँ स्थापित ये होगा कि ये इधर मछली पालन नहीं करना है, इधर किसी प्रकार के किसी समुद्र को नुकसान नहीं पहुंचाना है, प्रदूषण कम करना है। इस प्रकार से जो नियम है वो बनते हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के मुद्दों को संबोधित करता है, जो जैव विविधता पर पारिस्थितिक तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। उनके प्रवेश और प्रसार को रोकने के लिए जहां आवश्यक हो उन्हें नियंत्रित और उन्मूलन करने के उपायों को बढ़ावा देकर। मतलब आक्रामक विदेशी प्रजातियां जो बाहर से आने वाली जो भिन्न प्रकार की जीव जंतुआं हैं, जो क्या करती हैं, आक्रामक होती हैं, जो फसल को नुकसान करती हैं या जैव विविधता को नुकसान करेंगे, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए भी नियम कानून बनाया गया। आगे आता है CBD जैव विविधता संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही को उत्प्रेरित किया है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, मतलब अभी भी चुनौती बनी हुई है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें जैव विविधता का नुकसान, आवास क्षरण, प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलन उपयोग शामिल है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयासों के लिए सरकारों, नागरिक, स्वदेशी और स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितकारी देशों के बीच सहयोग और सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है। सब मिलजुल करके काम करेंगे तब ये सब पॉसिबल है और नियम बनते हैं, लेकिन प्रयास किया जाता है कि इसको फॉलो किया जाए।
आगे आता है, अब भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय संदर्भ में प्राकृतिक भंडारों का सह अस्तित्व, जनजातीय आबादी, मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौती परस्पर संबंधित मुद्दों का जटिल जाल प्रस्तुत करती है। मतलब भारतीय संदर्भ में देखते हैं तो पहला, भारत में प्राकृतिक भंडार। प्राकृतिक मतलब यही जंगली, जो आपका जंगल है, वन है। भारत जैव विविधता की समृद्ध ताने बाने का दावा करता है, जो अपने विविध पारिस्थितिक तंत्रों में वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का आश्रय होता है। जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो वन्य जीव हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव हैं, यहाँ रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व सहित प्राकृतिक भंडार इस बहुमूल्य जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब आप देखे होंगे राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं, जैसे कि आपका असम में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, आपका उड़ीसा में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े जंगल हैं, उन जंगलों को एकदम रिजर्व कर दिया जाता है कि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, यहाँ ये शेर के लिए सुरक्षित स्थान है, ये हाथी के लिए सुरक्षित स्थान है। तो उससे क्या होता है, जो जंगली जानवर हैं उनको वो एक माहौल दिया जाता है, वहाँ जैव विविधता को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। ये संरक्षित क्षेत्र न केवल वन्य जीवों के लिए आश्रय स्थल होते हैं, बल्कि स्थल के रूप में काम करते हैं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और पारिस्थितिक पर्यटन के लिए भी क्या करते हैं, काम करते हैं। इससे पर्यटन भी होगा, जैव विविधता भी सुरक्षित रहेगा, जीव जो जंगल जीव हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये भारत में प्राकृतिक भंडार है। मतलब आप ये बता सकते हो कि भारत में प्राकृतिक जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए भारत में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि कोई एक रिजर्व क्षेत्र होता है, एक एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है कि वहाँ यहाँ भाई, जैसे बंगाल टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए आपका सुंदरबन का क्षेत्र है, वहाँ पर उसको सुरक्षित रखा गया है। तो इस प्रकार के उसको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है जनजातीय आबादी और अधिकार। आदिवासी आबादी, जिन्हें अक्सर अनुसूचित जनजाति, एसटी या आदिवासी कहा जाता है, सदियों से भारत के जंगलों में निवास करती है। ये क्या है, सदियों से जंगल में, वनों में निवास करती है और उसी प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध बनाए रखती है। मतलब उसी के साथ रहती है, उसी के साथ रहते हैं, उसी से अपना आजीविका चलाते हैं। हालांकि उनके पारंपरिक जीवन के तरीकों का अतिक्रमण, विकास परियोजनाओं और उनके भूमि अधिकारों के अपर्याप्त मान्यता सहित विभिन्न कारकों से खतरा बढ़ रहा है। अब वो जो आदिवासी समुदाय जो रहता है, वहाँ पर उनको नुकसान हो रहा है। हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो शहर के रहने वाले हैं, हमको क्या चाहिए, कोयला चाहिए तो जंगल को नुकसान करेंगे। हमको कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि लकड़ी चाहिए तो हम जंगल को नुकसान करेंगे। तो भारत का संविधान आदिवासी समुदायों की विशेष स्थिति को मान्यता देता है और उनकी संस्कृति, भूमि और संसाधनों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ावा करता है। इस संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आदिवासी समुदायों को हाशिए पर रहने, विस्थापन और आजीविका के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये मजबूरी है। आप सोचिए, जैसे कि आपको बांध बनाना है तो ऐसा क्षेत्र, प्राकृतिक स्थल देखेंगे जहाँ पर बांध बनाने के लिए एक एरिया चुन लिए, लेकिन उसका जो डुबान क्षेत्र है वो बहुत बड़े क्षेत्र पर पड़ेगा, जिससे क्या होता है, आदिवासी समुदाय को विस्थापन करना पड़ता है, उनको कहीं और विस्थापित किया जाता है, जिनके लिए उनको नुकसान होता है। और जैसे आप राष्ट्रीय उद्यान बना दिए तो रिजर्व कर दिए कि यहाँ से लकड़ी नहीं ला सकते, तो वो जो आदिवासी है वहाँ से लकड़ी वगैरह नहीं ला सकते, वो भी उनके लिए नुकसान हो जाता है। ठीक, आगे आता है मानव वन्य जीव संघर्ष। मानव और वन्य जीव संघर्ष। अब मानव वन्य जीव संघर्ष क्यों होता है? देखिए, हम जंगल को काट काट के क्या कर रहे हैं, शहर बना रहे हैं, गांव बना रहे हैं, खेत बना रहे हैं। अब जंगली जानवर आता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर फिर संघर्ष होता है। देखिए, आए दिन आप खबरों में देखते होंगे कि जो जंगली जानवर, शेर, भालू वगैरह हैं, वो गाँव में आते हैं, शहर में आते हैं, यहाँ तक कि शहर में भी आ जाते हैं। जो आपके उत्तरांचल वाला भाग है, या आपके उत्तर प्रदेश के बिहार वाला, जो बिहार का नेपाल वाला क्षेत्र है, यहाँ देखिएगा मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष तो होते रहता है। तो होता ये है कि हम जो मनुष्य हैं वो प्राकृतिक वन्य जीवों के घर में रह रहे हैं, ना कि वो हमारे यहाँ आते हैं। प्रॉब्लम यही है। अब मानव वन्य जीव संघर्ष की देखिए बात करते हैं, तो जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जा रही है और प्राकृतिक आवास और पर अतिक्रमण होता जा रहा है, वैसे वैसे मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष अधिक बार और तीव्र होते जा रहे हैं। ये संघर्ष विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे हाथियों द्वारा फसल का हमला करना। मतलब हाथी फसल पर हमला नहीं कर रहा है, वो तो उनको लग रहा है कि ये प्राकृतिक है और इसको मनुष्य लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें फिर संघर्ष होता है। मांसाहारी जानवरों द्वारा पशुओं का शिकार करना, खतरनाक जानवरों द्वारा मनुष्यों पर हमला करना।
मानव वन्यजीव संघर्षों के परिणामस्वरूप न केवल आर्थिक नुकसान और संपत्ति की क्षति होती है, इससे क्या होता है, आर्थिक नुकसान होता है, संपत्ति की क्षति होती है, जान की हानि होती है, बल्कि मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए भी क्या होता है, खतरा पैदा होता है। इसे मानव मनुष्य तो खतरा है ही, और उसके साथ साथ जो जीव जंगल है, जंगली जानवर है, उनको भी क्या है, खतरा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।